लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। वोटिंग की जगह हरी मत से गिरा प्रस्ताव। पीएम मोदी बोले 2028 में भी अच्छी तैयारी के साथ आना। मणिपुर पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी, नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। इंडिया गठबंधन को बताया घमंडिया गठबंधन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से सस्पेंड। पीएम मोदी पर की थी विवादित टिप्पणी। विशेष अधिकार समिति करेगी मामले की जांच। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन हंगामा। अखिलेश ने किसानों की आय और फसल के मुद्दे पर सरकार को घेरा। केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। सीएजी रिपोर्ट में आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा का खुलासा। एक मोबाइल नंबर से जुड़े मिले 7,50,000 लोग। बता दें कि एक आधार नंबर पर बने 2 कार्ड। मध्य प्रदेश में बीएसपी ने घोषित किए हैं 7 विधानसभा प्रत्याशी। रिटायर्ड डीएसपी, तहसीलदार, पूर्व मंत्री के भाई को बनाया गया उम्मीदवार। मौजूदा एमएलए रामाबाई का नाम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबर दिल्ली से, जहां पर मणिपुर हिंसा को लेकर के कई दिनों से घमासान जारी है। विपक्ष ने संसद से सड़क तक हंगामा किया। आज गुरुवार को उस मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सरकार का पक्ष रखा। पीएम मोदी ने हर आरोपों का जवाब दिया, तो वहीं विपक्ष के इतिहास के पन्नों को भी पलटा। मणिपुर का ही वो मुद्दा था जो मानसून सत्र से शुरुआत से ही घमासान में तब्दील हो गया। संसद नहीं चली, वहीं पर अविश्वास प्रस्ताव में तीनों दिन इसकी गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मणिपुर के लोगों को आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकार हिंसा प्रभावित राज्य में शांति बहाल करने के लिए मिलकर के काम कर रहे हैं, और कहा कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए हमारा जिगर का टुकड़ा है। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना, तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए, सिर्फ देशवासियों के लिए। जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, उन्हीं के लिए कहा गया है, दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे फेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। जब मणिपुर में वो एक समय था, हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किसकी थी मणिपुर में? किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी, तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी?
आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे ये निर्णय किए जाते थे, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब एक अभियान चला था, अभियान चला करके लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को जलाने का, ये देश का अमूल्य ज्ञान की विरासत को जलाते समय सरकार किसकी थी? जब मणिपुर में मंदिर की घंटी शाम को 4 बजे बंद हो जाती थी, ताले लग जाते थे, पूजा अर्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, सेना का पहरा लगाना पड़ता था, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब इम्फाल के इस्कॉन मंदिर पर बम फेंककर श्रद्धालुओं की जान ले ली गई थी, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अफसर, हाल देखिए, आईएएस आईपीएस अफसर, उनको अगर वहां पर काम करना है तो उनके तनख्वाह का एक हिस्सा उनको इन उग्रवादी लोगों को देना पड़ता था, तब जाकर के वो रह पाते थे, तब सरकार किसकी थी? कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है, मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। अब उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई, अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे, वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोर कसर नहीं रहेगी। अगली खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव पे पीएम मोदी के भाषण के बीच सदन में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के मुताबिक सदन में मणिपुर के मुद्दे की जगह पीएम दूसरे मुद्दों पर बोलते रहे। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। अधीर रंजन को लोकसभा से तब के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक कि विशेष अधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। जानकारी के मुताबिक यह मामला प्रिविलेज समिति के पास लंबित है। इस मामले में समिति जांच रिपोर्ट सौंपेगी, तब तक अधीर रंजन सदन से सस्पेंड रहेंगे। अधीर रंजन ने कहा कि मेरा इरादा पीएम का अनादर करने का नहीं था, मैंने धृतराष्ट्र द्रौपदी का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि एक बड़े कद काठी वाले बीजेपी सांसद मुझ पर हमला करने आए, मैंने कोई शिकायत नहीं की। वे बहुमत की राजनीति कर रहे हैं, मैंने कोई भी गलत शब्द नहीं कहा। किसी संवैधानिक विशेषज्ञ से पूछेंगे।
सर देखिए, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने है कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के लिए कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन हम बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारे देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले। ये सिर्फ हमारा मांग थी और कुछ नहीं। हमारा मांग कोई बीजेपी नेता से नहीं, हमारी मांग थी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री से, जो लाजमी है क्योंकि हम भी ये सदन की मेंबर है। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्यों इतना आड़े हुए थे कि सदन में ना आने की शपथ ले चुकी थी। तो इस एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की वस्त्रण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं लिया, किसी को नाम नहीं लिया मैं, किसी को नाम नहीं लिया मैं। तो इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते, जहां राजा अंधा बैठे रहते, वहां द्रौपदी की वस्त्रहरण चाहे वो हस्तिनापुर में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। मणिपुर और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं रहता। दिल्ली के राजीव नगर में राम रहीम चौक के पास भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके गैरकानूनी कॉलोनियों बसाई जा रही हैं। बता दें कि जिसकी शिकायत मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीबी चला करके हो रही तमाम अवैध प्लॉटिंग व मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसके बाद गुरुद्वारे के पास दूसरी सरकारी राम सभा की जमीन पर भी जोरों शोरों पर डेमोलेशन की कार्रवाई की जा रही है। आ जाइए एक बार। अगली खबर आपको बता दें कुरुक्षेत्र से, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा होगा। बता दें कि गीता ज्ञान संस्थान पहुंचे भगवान श्री कृष्ण की देखी प्रदर्शनी। तो अहम जानकारी बता रहे हैं आपको, गीता ज्ञान संस्थान पहुंचे भगवान श्री कृष्ण ज्ञानंद जी की, तो गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज भी रहे मौजूद। कोविंद ने जियो संग्रहालय का अवलोकन भी किया। तो कुरुक्षेत्र से अहम जानकारी, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गीता ज्ञान संस्थानम पहुंचे भगवान श्री कृष्ण की प्रदर्शनी भी देखी। तो गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी भी मौजूद रहे इस दौरान। अहम जानकारी बता दें आपको, कोविंद जी ने जियो संग्रहालय का अवलोकन किया। तो अहम जानकारी बता दें आपको कुरुक्षेत्र से, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा था। इस दौरान रामनाथ कोविंद ने गीता ज्ञान संस्थानम पहुंचे भगवान श्री कृष्ण का अवलोकन भी किया। बता दें कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज भी इस दौरान मौजूद रहे इनके साथ। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने जियो संग्रहालय का अवलोकन किया। तो अहम जानकारी बता रहे आपको कुरुक्षेत्र से, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा, गीता ज्ञान संस्थानम पहुंचे भगवान श्री कृष्ण की देखी प्रदर्शनी। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज भी रहे मौजूद। कोविंद ने जियो संग्रहालय का अवलोकन किया। तो हम जानकारी बता दें आपको कुरुक्षेत्र से, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा था। अगली खबर भी कुरुक्षेत्र से, जहां पर लघु सचिवालय के सामने कई कर्मचारियों की यूनियनों ने मिलकर के प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम एडीसी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी कृष्ण चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से सभी कर्मचारी बैनर तले अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी कर्मचारियों की यूनियनों ने मिलकर के प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपाए।
हिंदुस्तान में 9 और 10 तारीख का जो महापड़ाव का कार्यक्रम चल रहा है, कल दोपहर 9 तारीख को शुरू होके आज दोपहर को संपन्न होगा और सारी रात भी कर्मचारी इसी पंडाल के नीचे हरियाणा सरकार के और केंद्र सरकार के खिलाफ जो कर्मचारियों की डिमांड्स के बारे में हमने एजिटेशन किया है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो कर्मचारियों की बहुत पुरानी डिमांड है कि पुरानी पेंशन 2004 में केंद्र की सरकार ने जो पेंशन का अधिकार कर्मचारियों से गलत तरीके से छीन लिया था, जिसके रिजल्ट साहब आने शुरू हुए हैं। 58 साल की नौकरी करने के बाद कर्मचारी जब घर पे जाता है मात्र और मात्र 1600 रुपए पेंशन। बड़ी शर्म की बात है कि जब कोई सरकार का नुमाइंदा एक बार का एक दिन का एमएलए भी बन जाता है तो एक पेंशन का हक रखता है, 2 बार एमएलए बन जाए 2 पेंशन, अगर वो 10 बार भी पब्लिक एमएलए बन जाए तो 10 पेंशन का हकदार है। हम ये पूछना चाहते हैं सरकारों से, क्या कर्मचारी 58 साल के बाद जो पहले शुरू से ही जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ था कर्मचारी को पेंशन बेनिफिट मिलता था, तो 2004 में ऐसा कौन सा तूफान आ गया था कि कर्मचारियों की पेंशन खत्म करने का काम किया? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर फरीदाबाद से, जहां पर बल्लभगढ़ शहर में एक हार्डवेयर की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जल करके राख हो गया। आग लगने की सूचना दुकान मालिक को पड़ोसियों ने दी, लेकिन जब तक वो पहुंचते तब तक आग ने पूरी तरह से दुकान के सामान को नष्ट कर दिया था। सूचना देने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पाया। दुकान मालिक की माने तो किसी ने चोरी करने की नीयत से उनकी दुकान में आग लगाई थी। जब तक दुकान के शटर को चोर तोड़ नहीं सके तो आग लगा करके मौके से फरार। रात को 10:30-11 बजे आग लगी हुई थी कुमार पावर हार्डवेयर में। तब इनको सूचना दी गई तो शटर खोला तो इसमें पटाखे छूट रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज थी, समझ के पानी से तो बुझी नहीं। तो फिर वो आग बुझाने वाली गाड़ी मंगाई। उन्होंने रात को फ़ोन किया जब ऊपर आग लग रही थी शुरू में कि भाई साहब आग लग गई है, तो हम जैसे बक्का है इतने नीचे तक आग आ गई टोटल। देखा आके तो शटर खोला देना मुश्ती तो सब जल गया। हार्डवेयर की दुकान थी भैया। नो हिंसा के बाद गुरुग्राम पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन ने प्रेस वार्ता कर का आयोजन किया और पत्रकार साथियों को सही सटीक रिपोर्टिंग के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि अभी तक 37 एफआईआर दर्ज हुई है, लगभग 70 को अरेस्ट किया है, 93 को शक के तौर पर अरेस्ट किया गया है, 80 को जमानत दी गई है। आईपीएस पुलिस आयुक्त गुरुग्राम ने जनपदवासियों को धन्यवाद किया है और जनपदवासियों से आगे भी सहयोग करने की अपील की है। धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतने दिनों हमारे साथ कोऑपरेशन किया, हमको सपोर्ट दिया और आपकी जो बिल्कुल अनबायस्ड रिपोर्टिंग थी और जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग थी, उसकी वजह से हमको काफ़ी सपोर्ट मिला कि हम स्थिति पर कंट्रोल कर पाए। उसका एक बहुत बड़ा हाथ था गुड़गांव में नॉर्मलसी रिस्टोर करने की। हमने आज तक कुल 37 एफआईआर दर्ज किए हैं इस सिलसिले में, जिसमें से 79 लोगों को अरेस्ट किया है एफआईआर के तहत और 93 लोगों को प्रिवेंटिव सेक्शंस में निवारक कार्रवाई में डिटेन किया गया था, जिसमें से 80 लोगों को हमने बेल पर रिलीज भी कर दिया। खबर यमुनानगर से, जहां पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के खराब रिजल्ट को लेकर के सभी जिलों के जिलाधिकारियों से ऑनलाइन बैठक की है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों को रिजल्ट खराब आया है वहां पर शिक्षकों और अभिभावकों को लगातार फोन करें ताकि शिक्षा में सुधार हो और अभिभावकों में भी जागृति आएगी कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें और बच्चे स्कूलों में जाएं। इससे सरकारी स्कूलों की छवि भी बेहतर होगी और हमारा प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में न केवल सुधार किया जाए बल्कि उसे और बेहतर बनाया जाए। पंचायतों के टैब वापस लेने के फैसले पर कहा कि ये केवल राजनीति है। हमारी सरकार प्रयास था कि बच्चे टेक्नोलॉजी से रूबरू हो सकें। सिर्फ 1% से भी कम बच्चों ने सॉफ्टवेयर को क्रैक किया गया।
जिसके बाद बच्चे टैब में यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक देखना शुरू किया। अब ये फैसला लिया गया है कि जो भी बच्चा सॉफ्टवेयर को क्रैक करेगा उससे टैब वापस ले लिया जाएगा। ये सख्ती इसलिए की जा रही है ताकि और बच्चे इस तरीके से टैब का गलत इस्तेमाल ना करें। देखिए, कुछ पंचायतों ने इस प्रकार की बात की है कि टैब वापस लो। मैं समझता हूँ ये तो केवल राजनीति है, कुछ नहीं है। वैसे ही एक सरकार की जो बहुत बड़ी योजना है, मैं कहता हूँ भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। मुझे लगता कहीं किसी ने ऐसा किया, तो हमने उन सारे बच्चों को दिया। हमारा प्रयास ये था कि टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चा पीछे रहना चाहिए। अभिभावक के पास संसाधन नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास है, हम भी तो अभिभावक ही हैं इनके, तुम्हारी ड्यूटी है। तो हमने उनको सारों को दिए थे और हमने उसमें सारे में एक ऐसा सिस्टम भी तैयार करके दिया था, ऐसा सॉफ्टवेयर डाल के दिया था ताकि बच्चे उसमें कुछ और ना देख सकें, केवल अपने पाठ्यक्रम को ही उसमें उनको देख सकेंगे। रोहतक के सेक्टर 1 स्थित जाट भवन की कार्यकारिणी पर कार्यकारिणी के महासचिव सुभाष कादियान ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मैना टूरिज्म में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ये गड़बड़झाला जाट भवन के निर्माण से लेकर के अभी तक चल रहा है, जो लगभग 50 लाख तक का घोटाला है। उन्होंने जाट भवन की कार्यकारिणी के प्रधान और कोषाध्यक्ष पर भी पैसे के लेन देन में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रधान मेजर चंद्र सिंह ने कई चेक बिना मंजूरी के जारी किए हैं। यहाँ तक कि भवन में दान देने वाले आजीवन सदस्यों की राशि में भी गड़बड़ बताई गई है। इसके अलावा भवन में सामान की खरीद को लेकर के हो रहे भ्रष्टाचार में कार्यकारिणी के कई लोगों की संलिप्तता की बात कही है। ये जाट भवन में बहुत सारी अनियमितताएं, कानून के उल्लंघन और घोटाले हो रहे हैं, जिनके सबूत के साथ है। यहाँ कोई अपनी तरफ से नहीं है। जो प्रोसीडिंग, जो कार्यकारिणी में फैसले हैं या महासभा में जो घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, उनकी रिकवरी का है। हमारी 29/4/2018 प्रस्ताव नंबर 4-5 महासभा की मीटिंग हुई थी, जिसमें जांच रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें वर्तमान प्रधान मेजर चंद्र सिंह के विरुद्ध 1 लाख चेक बिना कार्यकारिणी की मंजूरी के किसी को जारी कर दिया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महेंद्रगढ़ के गांव बचीनी में प्रशासन की मदद से 10 मरला जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया गया। मौके पर बीडीपीओ, सेक्रेटरी और पटवारी के अलावा सदर थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही। इस अभियान में ग्रामीणों ने अतिक्रमण को हटाते समय विरोध भी जताया, परंतु प्रशासन ने ग्रामीणों की ना सुन के हुए अवैध जमीन को जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से खाली करवा दिया। सरपंच प्रतिनिधि मनीष कुमार ने बताया कि बचीनी गांव की पंचायती जमीन पर काफी लंबे समय से यह कब्जा किया हुआ था। पंचायत जब अपनी पैमाइश करवाती है, कोई भी जगह अवैध आती है, तो उसको एक प्रॉपर पंचायत राज एक्ट में नियम के तहत उसको नोटिस देके खाली कराया जाता है। उसी के तहत इसको नोटिस दिए गए थे। नोटिस के बाद, दोनों नोटिस के बाद खाली ना करने के कारण आज खाली कराया गया पुलिस हेल्प लेकर। कितनी जगह में अतिक्रमण? ये लगभग 300 गज जमीन होगी जी। ये 10 मरला जगह थी। ये वीडियो हमारे जो साहब हैं, उन्होंने ये कब्जा हटवाया है और हमने इनको 4 महीने पहले नोटिस दिए थे। इन्होंने एक नोटिस लेने से इनकार कर दिया, दूसरा नोटिस लिया था। इन्होंने कोई भी कागज नहीं दिखाया हमको। और ये पटवारी और ये गिरदावर और ये अपनी महेंद्रगढ़ पुलिस, इनकी सब की मौजूदगी में ये कब्जा हटवाया गया है। खबर मोगा से आपको बता दें, जहां पर पंजाब के स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा रहा है। पंजाब के स्कूलों में जहां पर विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के तहत बच्चों को शिक्षा के लिए किताबें दी जा रही हैं, तो वहीं मोगा जिले के स्कूलों में 1 साल के लिए 10वीं और 12वीं के 100 बच्चों को नीट शिक्षा फ्री में दी जाएगी। मोगा जिले के नवोदय स्कूल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मोगा के डिप्टी कमिश्नर शामिल हुए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि आज का युग साइंस का युग है
और इस युग में लड़कियां खास करके लड़कों से आगे निकल रही हैं। लड़कियों को साइंस में ज़्यादा रुचि दिखाने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। वहीं 50 लड़कियों को विज्ञान, गणित और अन्य विषयों की किताबें भी दी गई हैं। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਂਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਜ JNV ਲੋਹਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਵਿਨਰਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 15 अगस्त को हर घर तिरंगा की मुहिम के तहत अम्बाला शहर के डाकघर में तिरंगे वितरित किए जा रहे हैं। वहीं पर आज़ादी का पर्व अम्बाला निवासी उत्साहित हैं और तिरंगा खरीदने को डाकघर आ रहे हैं। डाकघर के इंचार्ज राजेश मान ने बताया कि तिरंगा सेल करने के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। ऑनलाइन तिरंगा का ऑर्डर आने पर पोस्टमैन के माध्यम से तिरंगा स्वामी के आवास तक पहुंचाया जाना है। मेरी सभी देशवासियों को ये गुजारिश है कि हर व्यक्ति 15 अगस्त को तिरंगा ले और अपने घर पे तिरंगा लगाए। मैंने अभी 25 रुपये में लिया है। जैसा कि पिछले साल भी हर घर तिरंगा में पब्लिक ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तो डाक विभाग की तरफ से इस साल भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे उपलब्ध कराए जा रहे हैं और अम्बाला शहर डाकघर में इसके लिए एक विशेष काउंटर को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि पब्लिक को तिरंगा लेने में कोई समस्या ना आए। एक तिरंगे की कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, मात्र 25 रुपए रखी गई है। कोई भी नागरिक प्रधान डाकघर से इस तिरंगे को ले सकता है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं तो पोस्टमैन के माध्यम से ये तिरंगा नागरिक के घर में पहुंचा दिया जाता है। खबर रेवड़ी से है, जहां पर 1 महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे लिपिक और 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही आशा वर्करों ने के समर्थन में पहुंचे आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। पत्रकार वार्ता में अनुराग ढांडा ने कहा कि सरकार का विनाश काल अब नज़दीक है, इसलिए सरकार की बुद्धि काम नहीं कर रही है। यही वजह है कि साल 2024 में होने वाली विधानसभा चुनाव में प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। मणिपुर और मेवात में हुई हिंसा को लेकर के अनुराग ढांडा ने केंद्र और प्रदेश सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपाई सुनियोजित ढंग से पहले दंगे कराते हैं और फिर दूसरे दलों के नेताओं पर FIR दर्ज करा करके दुष्प्रचार करते हैं। उन्होंने इन दंगों की जांच कराने की मांग की ताकि ये साफ हो कि ये दंगे कहीं सरकार द्वारा प्रायोजित तो नहीं थे। देखिए, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जो कर्मचारी सरकार के लिए काम करते हैं, चाहे वो लिपिक वर्ग हो, चाहे वो OPS की मांग करने वाले कर्मचारी हों, चाहे वो अन्य विभाग हों, चाहे वो आशा वर्कर्स हों, सबका विश्वास सरकार से उठ चुका है। और जो सरकार अपने वचन पे नहीं टिक सकती, ऐसी सरकार लोगों की भलाई कभी नहीं कर सकती। खट्टर सरकार लगातार वादा खिलाफी कर रही है। खट्टर सरकार ने आशा वर्कर्स को पहले भी ये भरोसा दिलाया था कि आपकी मांगों पर विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद विचार किया जाएगा अच्छे तरीके से, लेकिन वो समय कभी आया नहीं कि जो भी पंजाब में और दिल्ली में मिलता है वो दे दिया जाए उनको। और ऐसे ही आशा वर्कर्स भी ये मांग कर रही हैं कि जितना ये काम करती हैं उसके एवज में जो मानदेय बनता है उतना ही दे दिया जाए इनको। जो काम करते हैं उसमें स्थायी दर्जा दे दिया जाए। उस स्थिति को भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि सरकार मानसिक दिवालियापन की स्थिति में पहुंच चुकी है, पैरालिसिस की स्थिति में पहुंच चुकी है, जहां कुछ भी फैसला लेते हुए सरकार डरती है।
खबर गुरदासपुर से आपको बता दें, जहां पर हल्का डेरा बाबा नानक में मणिपुर की घटनाओं के विरोध में रोष प्रदर्शन किया गया और सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई। रोहित मलिक ने बताया कि ये बड़ी दुखदायी घटना है जो सरकार की अनदेखी कारण हुई है। सरकार का फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जाए, मणिपुर सरकार को बर्खास्त किया जाए। जगीर मसीह ने मणिपुर की घटना को दुखदायी बताते हुए कहा कि सरकार लोगों को दबाना चाहती है, हम किसी भी कीमत में नहीं झुकेंगे। यदि ये सरकार घटनाएं नहीं रोक सकती तो इनको कोई भी हक नहीं बनता राज करने का। 13 तारीख को महेंद्रगढ़ विधानसभा में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा के निमित्त आज हमने माननीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के इस विधानसभा वहीं महेंद्रगढ़ के गांव मेघनवास के चौक पर वीर चक्र से सम्मानित अमर शहीद उमराव सिंह, चितलांग में अमर शहीद कृष्ण कुमार, महेश तंवर और रामपाल सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके इन शहीदों के चरणों की मिट्टी कर एक कलश से भर करके अमृत कलश यात्रा का पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने किया शुभारंभ। बता दें कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा 13 अगस्त को आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि अमर शहीद कमांडेंट सुखबीर सिंह यादव की वीरांगना डॉक्टर सुधा यादव पूर्व मेंबर पार्लियामेंट होगी। 13 अगस्त को होने वाली तिरंगा यात्रा में इस कलश को एक रथ में रख करके नगर परिक्रमा की जाएगी। 13 तारीख को महेंद्रगढ़ विधानसभा में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा के निमित्त आज हमने माननीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के इस विधानसभा क्षेत्र से एक शुभारंभ किया है। इसके अंदर हम जो महेंद्रगढ़ विधानसभा में शहीद हैं उन शहीद परिवारों के पास जाकर उनको सांत्वना देते हुए, उन शहीदों के स्मरण करते हुए किस परिस्थितियों में युद्ध को लड़ा, उनके सम्मान स्वरूप एक कलश यात्रा के माध्यम से हम पूरे विधानसभा में जाएंगे। जो कारगिल के शहीद कमांडेंट सुखबीर सिंह यादव की चिता अपने कंधे पर लेके आई थी और जो भारतीय जनता पार्टी की ऑल इंडिया जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी मेंबर है, इससे लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट रही, वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रही। नूहिंसा में मारे गए पानीपत के युवक अभिषेक बजरंगी की 13वीं पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कृपाल आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शहर भर के से काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन द्वारा भी कड़े इंतजाम किए गए थे। कृपाल आश्रम के चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा कि अभिषेक ने महिलाओं और बच्चों की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। वो दुख की इस घड़ी में पूरी तरह से परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि अभिषेक की याद में शहर में एक शहीदी द्वार का निर्माण किया जाएगा ताकि वर्षों तक लोग उसे याद कर सकें। विधायक ने कहा कि अभिषेक के परिवार के एक बच्चे को नौकरी भी दी जाएगी। समाज के लिए, उन माताओं और बहनों और बच्चों के लिए जो उस कठिन घड़ी में दर्शन करने के लिए मंदिर में जा रहे थे और उन पे अटैक किया गया, मैं अपने मन से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पानीपत के सभी नागरिकों की तरफ से उस बच्चे को श्रद्धांजलि देते जिसने जीवन न्यौछावर किया है। और मैं धन्य है वो परिवार, माता पिता जिन्होंने ऐसे बच्चे को संस्कार दिए, जन्म दिया कि उस बच्चे ने कुर्बानी दी है शहर में। और मैं साथ ही साथ सबसे निवेदन करता हूँ कि बच्चे की याद में जब जब परिवार में कोई दुख सुख की घड़ी हो जरूर शामिल हों और प्रभु उनके अपने अभिषेक को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दें। गुरदासपुर के शहर बटाला के एक गांव मसाना के रहने वाले कबड्डी खिलाड़ी की अमृतसर में एक मैच के दौरान सिर में चोट लगने से मौत हो जाने की दुर्भाग्यपूर्ण खबर से शोक की लहर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कबड्डी जगत को उस समय बड़ा नुकसान हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी मनु मसाना की एक कबड्डी मैच के दौरान सिर में चोट लगने के कारण मौत हो गई। मनु मसाना को चल रहे मैच में सिर में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। इस खबर से परिवार में गम का माहौल है। छोटी मोटी लड़ाई होया करती है हमारी, वो ऐसे ही बच्चों के ऊपर, छोटे लाड प्यार के ऊपर, बस इसी बात को लेकर बस वो तनाव में थे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठा लिया। तो वो बड़ा था बेटा? बड़ा था, 2 बच्चे हैं मेरे पास, छोटा बेटा ये है मयंक, छोटा ये है बेटा।
और बड़ा बेटा दीपांशु। तो छोटे से ज्यादा प्यार करते थे? नहीं, बड़े से। बड़े से। क्या था जी, ये इंसिडेंट है दिनांक 5 के शाम 8-9 बजे के आसपास। हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक 7 साल का बच्चा हमारे गांव से खेलते हुए गुम हो गया है, जो उसके पिताजी सुनील की दरखास्त पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। हमें कुछ ऐसे सबूत मिले, उसके बाद उसकी वाइफ ने भी थोड़ा बतलाया कि ऐसे उनके घर में कभी कभी क्लेश हो जाता था ऐसी बातों को लेके, जिसके बाद ये मामले का खुलासा हुआ कि जो कंप्लेनेंट उसका पिताजी है उसी ने अपने बच्चे को पानी में डूबकर मारा और उसको छोड़ दिया नैन। हर साल की तरह इस साल भी बलरामपुर जिले में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिले के शंकरगढ़ विकासखंड में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग स्टेडियम में एकत्रित होकर के ये दिवस को मनाया गया। रैली के माध्यम से कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। उसके बाद स्टेडियम में सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में सभी को इस दिवस की बधाई दी और मुख्य तौर से जल, जंगल, जमीन को सुरक्षित रखने के लिए अपील भी की। साथ ही में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं सुरक्षा को लेकर के शंकरगढ़ की पुलिस पूरी तरह से तैनात नजर आ रही थी और मौसम भी खराब हो चुकी थी। उसके बावजूद भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा था और आखिरकार कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। खबर कोंडा गांव से बता दें कि जिले में मेडिकल स्टोरों में अब जेनरिक दवाइयों का बाजार सज चुका है। आमतौर पर जो दवाइयां धनवंतरी योजना के अंतर्गत 35 रुपये से 100 रुपये तक मिल जाती हैं, वही दवाएं जिले के प्राइवेट मेडिकलों में पूरे MRP पर बिक रही हैं। साथ ही मेडिकल स्टोर वाले ग्राहकों को बिल भी नहीं दिया जाता। ऐसे में मरीज अपने आप को लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस बारे में हमारे कोंडा गांव संवाददाता ने जिला चिकित्सा मुख्य अधिकारी व ड्रग इंस्पेक्टर से भी इस पर चर्चा की है, जिससे अब अधिकारियों द्वारा जल्द ही जांच कराने की मांग की गई है। जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी एक कॉपी फोटोकॉपी रख लें। उसका रोज का रोज यदि हमारे पास समीक्षा में आएगा तो निश्चित रूप से भी पता चल जाएगा कि कौन सा आदमी ऐसा प्रिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्टर हमको ऐसा दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो भी फिल्टर हो जाएगी। तो उसके ऊपर आगे नर्सिंग होम के एक्ट के तहत या शासन को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। खबर जगदलपुर से आपको बता दें, जहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को जबरन अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद वितरण करने व किसान विरोधी नीति के विरोध में भाजपा किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। इसके साथ ही अधिकारी एवं प्रशासनिक कर्मचारी के सामने भाजपा के नेताओं के द्वारा एक बोरी को उनके सामने फाड़ के वर्मी कंपोस्ट खाद को दिखाया गया, जिसमें काली मिट्टी और भूरी मिट्टी मिली हुई थी, जिस पर SDM कृषि अधिकारी ने गंभीरता से लेने की बात कही, जिस पर नेता गणों ने कहा कि हमें लिखित आश्वासन चाहिए। जिसको भूपेश ने ठगा नहीं। आज छत्तीसगढ़ में किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। एक तो 2500 रुपए में धान खरीदने की बात जब इन्होंने अपने घोषणा पत्र में की थी, अरे भाई 2184 रुपए तो केंद्र में मोदी सरकार दे रहे हैं। आप तो 200, 300, 250 रुपए दे रहे हो, वो भी 4 किस्तों में। ऊपर से बोरा की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, ऊपर से रकबा काट दे रहे हो किसानों का, और ऊपर से एकड़ पीछे 15 क्विंटल फिक्स कर दिए आप क्या किसान न्याय योजना चला रहे हो? किसान लोग इतना त्रस्त हैं, किसानों के नाम पर झूठा वादा करके आपने सरकार बनाया है, कांग्रेस की सरकार बनी है। किसानों को गुणवत्ता विहीन अमानक खाद ये जो दे रहे हैं, इससे किसानों को पूरी तरह से नुकसान हो रहा है। आज कांग्रेस की सरकार 2 रुपए में हमारे किसानों से गोबर लेकर
मिट्टी, कंकड़, गिट्टी, रेत मिलाकर उसको 10 रुपए में हमारे किसानों को दे रही है और किसानों को धोखा दे रही है कि ये खाद है, इससे आपका उर्वरक क्षमता बढ़ेगी और हमारे किसानों को धोखा दिया जा रहा है। इससे सारे किसान परेशान और त्रस्त होकर आज ये अमानक खाद को वापस करने के लिए कलेक्टर के पास में आए थे और कलेक्टर को कहा गया है कि इस खाद की जांच कराएं और जो लोग भी इसको बेच रहे हैं, जबरदस्ती बेच रहे हैं, उन पे सब पे कार्रवाई। भूपेश बघेल के बगल में जो बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार खाद माफिया के रूप में जिस प्रकार से पिछले 5.25 साल से किसानों को 25 रुपए के नाम पर लूट और ठगी कर रही है, उसका बंटाधार, उसका पोल खुल गई। आज किसानों को यूरिया, फर्टिलाइजर जितने प्रकार के 4 ब्लैक में 4 गुने दान पे बेचे जा रहे हैं और वहीं पे वर्मी कंपोस्ट के नाम पर मिट्टी और रेत मिलाकर जो 10 रुपए किलो में इनको बेचा जा रहा है, एक प्रकार से किसानों के साथ लूट मची हुई है। खबर जगदलपुर से आपको बता दें, जहां पर भाजपा महामंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रवार्ता में भूपेश सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार आदिवासी गौरव दिवस मना रही है, लेकिन बस्तर में 6 साल की बालिका से अत्याचार हो जाता है। आरक्षण की मांग के लिए प्रदेश की युवाओं को अपने वस्त्र त्याग करना। आगे उन्होंने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि बताएं 39,000 बच्चों की मौत के जिम्मेदार कौन है? अब तक दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आज भी आरक्षण का लाभ ठीक तरीके से आदिवासी समाज को क्यों नहीं मिल रहा है? कांग्रेस सरकार की वजह से कई भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हैं। आज केवल विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी देकर ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। अरे क्या खाक काम किया? आपकी सरकार ने हमारे आदिवासी समाज का आरक्षण छीनने का काम किया। आपकी सरकार के चलते जो स्थिति निर्मित हुई और आप लोगों ने केपी खांडे जो पिटिशनर है उसको आपने मंत्री के पद से नवाजा, इसके लिए आप माफी तक मांगना उचित नहीं समझा। ये आपका आदिवासी समाज के प्रति प्रेम है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो बस्तर और सरगुजा में स्थानीय भर्ती में यहाँ के लोगों को प्राथमिकता थी, इसको आपकी सरकार ने खत्म कर दिया और यहाँ के लोगों को अब भर्ती तक नहीं हो पा रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने हमारे यहाँ के बस्तर सरगुजा के निवासियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके लिए बस्तर के सरगुजा के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। डिंडोरी में किकड़झर घाट में श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर के पलटी। मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर के गड्ढे में जा गिरी। करीब 55 लोग बस में सवार थे, जिसमें 8 से 10 लोगों को मामूली चोट आई, जबकि एक बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समनापुर में भर्ती कराया गया है, तो वहीं गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि बस अमरकंटक से दर्शन करके रामेश्वरम के लिए जा रही थी। श्रद्धालु सागर व रायसेन जिले के बताए जा रहे हैं। जानकारी लगने पर देर रात कलेक्टर विकास मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना के संबंध में जानकारी ली। कैसा हुआ था? रात को अचानक से ही। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? सागर अमरकंटक से आ रहे थे अभी। कितने रात की बात? जी कितने रात की बात? मालूम 11 बजे। कोई हताहत कंडीशन तो नहीं? नहीं। कितनी सवारी रही है उसमें? लगभग 50-55। अभी कहाँ है सारे यात्री? अभी लगभग 11:30-12 बजे की घटना है। नहीं, इसमें ऐसे कोई हताहत नहीं हुई। नॉर्मल 8 या 9 लोग हैं जिनको नॉर्मल चोटें आई हुई हैं और बाकी सब जो है पूरी तरह से ठीक है। रात के कौन कौन अधिकारी पहुंचा था? रात में सीओ सर थे, है ना, हमारे डॉक्टर धुर्वे सर थे और डॉक्टर अभिषेक। देखिए, जहाँ तक जैसी जानकारी हम लोग के पास उपलब्ध है, ये सागर जिले से रामेश्वरम के लिए ये टूरिस्ट बस थी, जिसमें लगभग 70 लोग सवार थे और रात्रि के समय अचानक बस जो है अनबैलेंस हो गई और संभवतः एक पलटी दिखाई है। इससे लगभग 5 लोगों को सामान्य चोटें आई हैं, उसमें एक थोड़ा सा गंभीर था, उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और बाकी सभी जो यात्री हैं सुरक्षित हैं। डिंडोरी जिला आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। विश्व आदिवासी दिवस पर जिले भर में आदिवासी सामाजिक संगठन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके उत्साह और बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।
और युवाओं ने बाइक रैली तो महिला पुरुषों ने बच्चों ने के द्वारा आदिवासी वेशभूषा के साथ लोकगीतों की धुन पर नाचते गाते रैली निकाली। आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी संस्कृति के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समाज और वरिष्ठ जनों के पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। और आदिवासी ही इस पृथ्वी का मूल निवासी है। आदिवासी समाज की रीति रिवाज, सामाजिक और धार्मिक परंपरा समाज की मूल भावना से जुड़ी है। आदिवासी की संस्कृति और परंपराओं के संबंध में जानकारी दी। मंच से वक्ताओं ने आदिवासी समाज के लोगों से पेशा कानून की साथ ही अपने अधिकारों के संरक्षण की बात कही। खबर नालंदा से बता दें आपको, जहां पर अधेड़ की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला तेलमर थाना क्षेत्र का है। अधेड़ ने कुल 12 लोगों के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है, जिसमें उसने आरोप लगाया कि जब वो अपने गांव से बनगछा गांव पैसे लेकर के जा रहा था, तभी 20 से 25 लोगों ने हरवेत हथियार से लैस होकर के उसे रास्ते में घेर लिया और लाठी डंडों से उसकी जमकर के पिटाई की एवं पॉकेट में रखे रुपए, सोने की चेन और अंगूठी को भी छीन लिया था। देश का स्वतंत्रता दिवस आने में ही कुछ ही दिन बाकी हैं और साल 2022 के तर्ज पर इस साल भी केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान को चला रही है, ताकि देश के कोने तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंच सके। डाकघर ही एकमात्र नेटवर्क है जो देश के गांव-गांव तक अपनी ही पहुंच रखता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारत सरकार की ओर से भारतीय डाक विभाग को काम सौंपा गया है। पिछले साल भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और डाक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इस अभियान को अंतिम छोर तक पहुंचाया। उक्त बातों की जानकारी नालंदा के डाक अधीक्षक महेश राज ने प्रेस वार्ता में दी। इस अभियान से लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना और भारत की यात्रा के लिए गर्व की भावना पैदा करने के लिए सरकार ने पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। हमारे ये हर साल की भांति इस साल भी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हर घर झंडा तिरंगा पहुंचाने का काम किया जा रहा है और इससे ये संदेश हम लोग मिल रहा है या दे रहे हैं कि जहाँ तक झंडा नहीं पहुंच पा रहा था वहाँ तक हमारे कर्मचारी, हमारे पोस्टमैन उनके घर तक पहुंचा रहा है और पहुंचा करके उनको आश्वस्त कर रहा है, ताकि उन लोग को भी जानकारी हो कि झंडे का क्या महत्व होता है। अभी बहुत लोग अछूते हैं इस चीज़ से, तो और इसमें एक खास बात ये है कि हम लोग ऑनलाइन भी बुकिंग कर रहे हैं। जो लोग बंधु लोग ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं उनके घर तक पहुंचा रहे हैं हम लोग, और इसमें दिन रात लग करके उनके गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम लोग उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगली खबर आपको बता दें, प्रयागराज से जहां पर माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड कोर्ट में तीनों शूटर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी। तो बता दें, माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के मामले में कोर्ट में तीनों शूटर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी। तो बता दें कि शूटर्स ने आरोप तय करने को कोर्ट से मांगा समय। बता दें कि शूटर्स ने कहा कि वकील पेश करने का दिया जाए मौका। 16 अगस्त तक शूटर्स को वकील करने का समय मिला है। एसआईटी की चार्जशीट में तय होने के आरोप थे। लवलेश, सनी और अरुण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। अगली जानकारी लखनऊ से बता दें, जहां पर यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। जंगली जानवरों की तस्करी करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। थाना कोतवाली अयोध्या से 3 तस्कर गिरफ्तार। तो यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि जंगली जानवरों की तस्करी करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि थाना कोतवाली अयोध्या से 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं।
दांत, नाखून, सियार, सिंघी इत्यादि बरामद। गोंडा में पूजा सामग्री की दुकान में करते थे सप्लाई। जंगली जानवरों की तस्करी करने वाले गिरफ्तार। बता दें कि थाना कोतवाली अयोध्या से 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। चीते के दांत, नाखून, सियार, सिंघी, इंद्रजाल, हत्ता जोड़ी बरामद। तो यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। अहम जानकारी आपको बता दें, थाना कोतवाली अयोध्या से 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।